गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मंथन पटेल और आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरी चैनल कैम टीवी पे। बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर बहुत सी थियरी हमने पढ़ ली और उस थियरीज़ के अंदर हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में इंफॉर्मेशन ली, थोड़े बहुत स्पेक्ट्रम के बारे में जाना, अलग अलग टाइप के स्पेक्ट्रम कौन से होते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन ली। लेकिन कुछ बच्चों ने मुझे स्पेक्ट्रम को लेके डाउट्स पूछे थे, तो आज उस टॉपिक को मैं वापस रिपीट करूँगा और आज मैं उसकी कुछ डिफरेंट इमेजेस भी स्लाइड के अंदर आपको दिखाऊंगा, जिससे आपको वो टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा कि हमारा जो एमिशन स्पेक्ट्रा होता है और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है, मींस कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस जिसको कह सकते हो आपने जिसको लाइन स्पेक्ट्रा कहा था, वो क्या होता है उसके बारे में आपको मैं फिगर के अंदर आज समझाऊँगा, तो आपको वो टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ हमें आज के टॉपिक भी पढ़ने हैं जो हमारे नील बोहर मॉडल के लिए बेसिक टॉपिक रहने वाले हैं। जिस टॉपिक के अंदर हमें आज प्लांक उसकी क्वांटम थियरी पढ़नी है। मैक्स प्लांक नाम के साइंटिस्ट ने अपनी एक क्वांटम थियरी दी थी, वो पढ़ना है। देन आफ्टर हमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ना है। एक्चुअल में ब्लैक बॉडी रेडिएशन थोड़ा पहले आता है, तो हम पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेंगे। देन आफ्टर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम प्लैंक क्वांटम थियरी के बारे में भी इंफॉर्मेशन लेंगे, ठीक है। तो ये तीन थियरी से पहले मैं आपको वो तीन थियरी दूसरे के साथ कनेक्टेड कैसे है उसका मैं थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दूँ। सबसे पहले तो मैंने आपको बात की कि भाई मैं आपको बताऊंगा कि भाई हमने एक लास्ट लेक्चर के अंदर एक चीज़ पढ़ी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, क्लियर ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर हमने वेव नाम का एक वर्ड नया सुना था, जहाँ पे दो टाइप के हमारे जो वेव थे वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर चल रहे थे। ग्राफ के अंदर मैंने आपको वो समझाया था, ठीक है ना। उसके अंदर हमने उस स्पेक्ट्रा के अंदर अलग अलग टाइप का रिलेशन देखा था, हमने अलग अलग टाइप का डेफिनेशन पढ़ा था। वेव लेंथ क्या थे, वेव नंबर क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, ठीक है ना, सारी बातें, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सबके बारे में इन्फॉर्मेशन हमने ले ली, ओके ना। फिर जो वेव प्रोपोगेट होते हैं तो प्रोपोगेशन के साथ साथ वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर चलते हैं उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन ली। अब वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी थी, मतलब कि जो ईएम थियरी कह सकते हो अब जिसको आप, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी का जो फेलियर कह सकते हो आप एक प्रकार का, कि ये जो मेन हमारे पास दो एक्सपेरिमेंट कह सकते हो कि एक ब्लैक बॉडी का जो रेडिएशन है वो और एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो, ये दोनों चीज़, ये वो जो वेव नेचर था बता रहा था कि भाई जो आगे हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं, वो वेव्स के अंदर वेवलेंथ या जो भी चीज़ हम रिलेशन जो पढ़ा था उसके अंदर, ठीक है ना, वो सारी बातें जो है वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और वो क्यों नहीं है, तो उसका आंसर हमें ये दो थियरी देती है, एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन और एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में सबसे पहले हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्चुअल में क्या होता है, मैं आपको पहले बेसिक समझा दूँ, उसके बाद हम टॉपिक पे जाते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है कि मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले ब्लैक बॉडी के बारे में समझाया था कि जब कभी हम किसी भी बॉडी को हीट करते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त गर्म करते हैं उसको, क्लियर ना, उसकी इंटेंसिटी बढ़ाते जाते हैं, क्लियर, तो उसकी जो एनर्जी होती है, एनर्जी वो ऐसा कह सकते हैं हम, उसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी उन सबको इफ़ेक्ट करती है, उसकी वेवलेंथ को भी इफ़ेक्ट करती है, उसकी फ्रीक्वेंसी को भी इफ़ेक्ट करती है, क्लियर। और वो जैसे आप नॉर्मल सी मैं आपको एग्जांपल दूँ कि जैसे मेरे पास एक सलिया होता है, क्लियर, आयरन रोड होता है ना, आयरन रोड को हम गर्म करते हैं तो एकदम रेड हॉट आयरन हो जाता है, रेडी। लेकिन वो रेड हॉट आयरन होता है, देन आफ्टर और ज़्यादा गर्म करते हैं देन वो वाइट हो जाता है, और ज़्यादा गर्म करते हैं देन वो ब्लू हो जाता है। यानी कि वो अलग अलग टाइप के फिक्स टाइम के इंटरवल में अपनी फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, रेडी। यानी कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो धीरे धीरे क्या करती है, अलग अलग टाइप का रेडिएशन स्प्रेड करती है, प्रोपोगेट करती है, ऐसा कह सकते हो आप। तो वो फ्रीक्वेंसी फैलती जाती है और उसकी वजह से वो अपना कलर जो होता है वो बदलती जाती है, क्लियर ना। तो एक्चुअल में ब्लैक बॉडी रेडिएशन हम किसे कह सकते हैं, भाई ब्लैक बॉडी मतलब क्या कि भाई एक ऐसी आइडियल बॉडी, एक ऐसी हम ऐसा कह सकते हैं भाई किसी फिक्स्ड बॉडी जो क्या हर एक प्रकार की फ्रीक्वेंसी को एमिट या तो एब्जॉर्ब कर सके, क्लियर ना, किसी भी प्रकार का रेडिएशन हो उसको एब्जॉर्ब कर सके, किसी भी प्रकार का रेडिएशन हो उसको एमिट कर सके, क्लियर। वो टाइप की फ्रीक्वेंसी वाली जो बॉडी होती है उसको एक प्रकार की आइडियल बॉडी कहते हैं, वो आइडियल बॉडी उसको हम कहते हैं ब्लैक बॉडी, क्लियर ना। और उसके अंदर से जो रेडिएशन एमिट होता है उसको कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन,
क्लियर, समझ में आई बात। यानी कि जैसे मैंने कहा ना कलर चेंज होते हैं, वैसे हर एक प्रकार के एब्जॉर्प्शन और हर एक प्रकार के एमिशन और एब्जॉर्प्शन जो बॉडी दिखाती है किसी भी प्रकार की फ्रीक्वेंसी के लिए, किसी भी प्रकार के रेडिएशन के लिए, उसको हम आइडियल बॉडी कहते हैं। रेडी। सो ये ध्यान रखिएगा आइडियल बॉडी क्या है। आइडियल बॉडी के बारे में हम थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेते हैं अब डिटेल में, तो आपको पता चलेगा दैट प्लैंक थियरी जो है उसके बारे में बाद में इन्फॉर्मेशन लेते हैं। पहले लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थियरी ऑन हीटिंग अ बॉडी द इंटेंसिटी शुड इंक्रीज, दैट इज द एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया शुड इंक्रीज विदाउट हैविंग एनी इफेक्ट ऑन वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। देखिए बताया गया है क्या कि मैक्सवेल की थियरी ये कहती थी कि जैसे जैसे हम बॉडी को गर्म करते हैं उसकी इंटेंसिटी बढ़ाते जाते हैं तो धीरे धीरे उसका रेडिएशन का जो पावर होता है वो बढ़ता जाता है, जो उसकी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी पे इफेक्ट नहीं करता है। क्लियर ना। देन बट वी ऑब्जर्व दैट व्हेन वी हीट एन आयरन रोड, देखो मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर हम आयरन रोड को हीट करते हैं तो क्या होता है, इट फर्स्ट टर्न टू रेड देन वाइट देन बिकम ब्लू एट वेरी हाई टेम्परेचर, दैट मीन्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशन इज चेंजिंग। मैंने आपको जब ये नहीं पढ़ा था उसके पहले जब बताया तब मैंने क्या कहा था, किसी भी चीज़ को हम इतना ज़्यादा रेडिएट करते हैं, मतलब कि उसको हीट देते हैं, गर्म करते हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में एक्चुअल में चेंज आता है। हम अब तक ऐसा गिनते थे कि चेंज नहीं आता, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू हमें पता चला। सो एन आइडियल बॉडी वी कैन से एन आइडियल बॉडी विच एमिट एंड एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑल ऑफ द फ्रीक्वेंसी। देखिए हर एक प्रकार की फ्रीक्वेंसी को, जिस प्रकार के रेडिएशन एमिट भी कर सकते हैं और एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं, हर एक प्रकार की फ्रीक्वेंसी को, उस प्रकार की बॉडी को क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी। और उसके अंदर से निकलने वाले रेडिएशन को हम क्या कहते हैं, रेडिएशन एमिटेड बाय दैट ब्लैक बॉडी इज नॉन एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। नाउ ओके, सो द वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी विथ वेवलेंथ एट द डिफरेंट टेम्परेचर फॉर ब्लैक बॉडी इज शोन इन बिलो। देखो नीचे एक ग्राफ दिया हुआ है, शायद आपको वो थोड़ा दिखाई ना दे, मैं उसको जूम कर देता हूँ। ये ग्राफ के अंदर हमने इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ लिया हुआ है। क्या लिया है, इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का। वहाँ पे जो मेरा टेम्परेचर है, टेम्परेचर में शुरुआत में जैसे कि नॉर्मल 3000 केल्विन रख रहा हूँ, देन आफ्टर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, इंटेंसिटी बढ़ाई, 4000 केल्विन पे गया। थोड़ा मैं आपको साथ में समझाना चाहता हूँ। जैसे ये मेरा टेम्परेचर पहले का था 3000, फिर मैं 4000 पे गया, फिर मैं 5000 पे गया, फिर मैं 6000 पे गया। यानी कि टेम्परेचर धीरे धीरे में क्या करता गया, इंक्रीज़ करता गया। क्लियर ना। सो वी कैन से जितना टेम्परेचर आप बढ़ाते हो, रेडी ना, दैट वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी विद वेवलेंथ एट डिफरेंट टेम्परेचर फॉर द ब्लैक बॉडी। रेडी ना। वो नीचे दी गया है, देखो वेवलेंथ और इंटेंसिटी वर्सेस का जो ग्राफ है ना, वो हमें नीचे दिया गया है। उसके अंदर देखो टेम्परेचर बढ़ा गया है। क्या ऑब्जर्व हुआ यहाँ पे, हमें ये चीज़ ऑब्जर्व होती है कि व्हेन it is observed that with increased temperature, क्या, with increased temperature we can say it increased temperature the dominant wavelength in the emitted radiation decrease and the frequency also increase। देखिए यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। देखिए यहाँ पे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हो आप, टेम्परेचर बढ़ाते हो तो फ्रीक्वेंसी भी साथ में क्या होती जा रही है, बढ़ती हुई नज़र आ रही है। क्लियर। एक टाइम ऐसा आता है जब हम मैक्सिमम टेम्परेचर पे उसको ले जाते हैं, क्लासिकल कह सकते हो आप, मैक्सिमम टेम्परेचर पे ले जाते हैं तो क्या होता है, दैट डोमिनेंट वेवलेंथ एमिटेड रेडिएशन डिक्रीज एंड द फ्रीक्वेंसी आल्सो इंक्रीज। It is the higher temperature through the intensity rise as the predicted as a Maxwell theory, but the wavelength decrease। क्लियर ना। सो ये चीज़ से हमें पता चलता है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है एक प्रकार का क्या है, एक हम कह सकते हैं फेलियर थियरी कह सकते हैं, किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी की। बराबर। तो इस बात का ध्यान रखिएगा खास। ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन है ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में। एक्चुअल में क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन ब्लैक बॉडी के बारे में आपको पता होना चाहिए। ब्लैक बॉडी अगर जानते होंगे तो आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन पता चलेगी। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो क्या है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब क्या, एक प्रकार का मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में सिखाऊं कि भाई जैसे कि मेरे पास एक मेटल है, ये मेरे पास एक मेटल है। उस मेटल के ऊपर मैं किसी भी प्रकार की फ्रीक्वेंसी वाला कोई भी पार्टिकल, माफ़ कीजिए, किसी भी प्रकार का मैं रेडिएशन उसके ऊपर स्ट्राइक करता हूँ, एमिट करता हूँ। क्लियर। तो ये जो मेटल की सरफेस है, वो सरफेस के ऊपर से क्या होते हैं, सरफेस के ऊपर से यहाँ से ऐसे इलेक्ट्रॉन निकलते जाते हैं, ऐसे बाहर निकलते हैं इलेक्ट्रॉन। ऐसे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, स्पार्किंग के साथ इलेक्ट्रॉन सरफेस के ऊपर से निकल जाते हैं। इस फिनोमेना को नाम दिया गया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, और इसके बेसिस पे हमारी प्लैंक थियरी चलने वाली है, तो ध्यान रखिएगा बच्चों। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसे कहते हैं,
कि भाई किसी भी प्रकार के मेटल के ऊपर अगर हम किसी भी प्रकार का रेडिएशन उसको स्ट्राइक करवाते हैं या एमिट करवाते हैं तो क्या होता है, उस मेटल की सरफेस के ऊपर से इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। ठीक है, व्हेन रेडिएशन विद द सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी, वी कैन से क्लियर, व्हेन रेडिएशन विद द सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी strike the surface of metal, the electron are ejected from the surface of that metal। क्लियर ना, किसी भी मेटल के ऊपर हम किसी भी प्रकार के रेडिएशन वाला मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाला कोई भी स्ट्राइक करते हैं, हम नॉर्मल सी कह सकते हो, आप मिनिमम ना गिनो, अभी फिलहाल के लिए हम नॉर्मल गिनते हैं, तो भी हम उसको क्या कह सकते हैं, एक प्रकार का क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, और दिस इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, दिस फिनोमेना नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एंड दिस इलेक्ट्रॉन विच इज़ एमिटेड, दिस इलेक्ट्रॉन विच इज़ एमिटेड, ये इलेक्ट्रॉन जो निकले सरफेस के ऊपर से जो निकले हैं उसको हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बच्चों बहुत काम का है, ये बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा खास, क्लियर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ये ठीक है ना, ध्यान रखिए। सो द करंट कंस्टिट्यूटेड बाय द फोटो इलेक्ट्रॉन नोन एज द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। यस, इस इलेक्ट्रॉन की मदद से जो कंस्टिट्यूट होता है हमारा करंट, उसको हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी माफ़ कीजिए, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तीन डेफिनेशन आ गई, एक तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसे कहते हैं, देन आफ्टर फोटो इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, देन आफ्टर फोटो इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं। ठीक है, काम का है बच्चों, ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा। नाउ the electron are ejected only if the radiation striking the surface of metal has at least minimum frequency। देखो मैंने आपको पहले मैंने जो ऊपर बोला उसमें मैंने थोड़ा चेंज किया, मैंने बोला फिलहाल के लिए आप नॉर्मल रखिए, मिनिमम मत रखिए, क्योंकि मिनिमम एनर्जी से जो हम रेडिएशन देते हैं उसको, यानी एकदम कम जितना हो सकता है, मिनिमम टू मिनिमम अगर हम उसके ऊपर रेडिएशन करवाते हैं, क्लियर ना, किसी भी फ्रीक्वेंसी से हम एकदम मिनिमम फ्रीक्वेंसी से अगर उसके ऊपर हम रेडिएशन करवाते हैं तो वो जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बच्चों याद रखना, बहुत काम का है ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो उसको लेके हमें एक फार्मूला भी पढ़ना है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम सबसे पहले तो इंडिकेशन देख लीजिए। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उसको हम V0 से इंडिकेट करेंगे। इससे करेंगे, V0 मीन्स V0 लिख सकते हो आप, नीचे ऊपर मत लिख देना, V0 मत गिनिए क्योंकि V0 बिलोगे तो ऊपर लिखना पड़ेगा। सो उसको किससे इंडिकेट करेंगे, V0 से। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हम V से इंडिकेट कर देते हैं। आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था कि मिक्स मत कर देना, वेलोसिटी C से इंडिकेट की जाएगी और फ्रीक्वेंसी को V से इंडिकेट किया जाएगा। हियर वी हैव अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, सो वी कैन से इज द V0। ओके, so for each metal there is the characteristic minimum frequency, we can say it's V0 known as the threshold frequency। क्लियर ना, बहुत ही कम से कम एनर्जी हम कह सकते हैं, एकदम कम से कम एनर्जी जो क्या होती है हमारे मेटल की सरफेस के ऊपर से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी कम से कम एनर्जी चाहिए हमें, कम से कम, वो क्या कही जाती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कम से कम फ्रीक्वेंसी वाला जो रेडिएशन हमें चाहिए। ओके, सो इस बात को ध्यान रखिएगा खास। सो एट द फ्रीक्वेंसी वी कैन से द इलेक्ट्रॉन, ऐसा आप कह सकते हो कि वेन एवर V ग्रेटर देन V0, अच्छा याद रखिएगा बच्चों इसको, वेन एवर V ग्रेटर देन V0, रेडी, बहुत काम का है, वेन एवर V ग्रेटर देन V0 द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन कम्स आउट विद द सर्टेन काइनेटिक एनर्जी। ओके ना, कि भाई मेरा V जो है V0 से बड़ा है, मतलब मेरा इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी से निकलेगा, क्योंकि ये तो बहुत कम से कम एनर्जी है। अब उससे भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मैंने दी है, माफ़ कीजिए, मेटल की सरफेस के ऊपर मैंने एनर्जी दी है, तो वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो खुद के साथ भी कुछ एनर्जी लेके निकलेंगे ना। ओके ना, क्लियर। सो द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ध्यान रखिएगा, ना कि इंटेंसिटी, बराबर, ये चीज़ ध्यान रखिएगा खास। देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ इस बात को, दैट द इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड, सॉरी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी खत्म हो गया, देन द मिनिमम पोटेंशियल एट विच द प्लेट फोटोइलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। इन शॉर्ट जहाँ पे हम स्टॉप कर देते हैं, देन द वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी, द इंसिडेंट रेडिएशन एंड इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। देखो मैंने बताया आपको कि हम इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स इंटेंसिटी एंड डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। देखिए ये जो है ना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वो डिपेंड करती है आपने कितनी फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाया है, ना कि कितनी इंटेंसिटी से करवाया है। क्लियर, तो इंटेंसिटी के ऊपर ये डिपेंड नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा खास, बल्कि किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। मैंने कहा ना कि मिनिमम टू मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसकी मदद से हम इलेक्ट्रॉन को मेटल की सरफेस के ऊपर से इजेक्ट करवाएंगे,
वो क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है क्या, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड्स रहेगा इंसिडेंट रेडिएशन जो है उसका, ना कि इंटेंसिटी के ऊपर। ओके, so the number of photoelectrons ejected is proportional to the intensity of माफ़ कीजिए, ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। क्लियर, ये भी खास बहुत काम का है, ध्यान रखिएगा बच्चों, दैट the number of photoelectrons ejected is proportional to the intensity of incident radiation, we can say. So the number of photoelectrons ejected is proportional to the intensity of incident radiation, and so we have one equation, which equation, that energy of ejected electron, जो इलेक्ट्रॉन हमारी मेटल की सरफेस के ऊपर से निकले हैं, जो इजेक्ट हुए हैं, क्लियर ना, वो इलेक्ट्रॉन की अगर मुझे एनर्जी अगर ढूंढनी है तो मैं क्या कह सकता हूँ कि भाई जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई उसमें से मैं थ्रेशोल्ड एनर्जी को अगर निकाल देता हूँ, क्या उसमें से अगर मैं थ्रेशोल्ड एनर्जी को निकाल देता हूँ, समझना बच्चों, खास बहुत काम का है। हम इसको एक नॉर्मल से लैंग्वेज में अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं दैट वी एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, वी कैन से द एनर्जी इज इक्वल टू एब्जॉर्ब को हम सपोज वी कहते हैं, सपोज दैट ई कहते हैं, माफ कीजिए। सो ई इज एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ई माइनस वी जीरो, ऐसा कर सकते हो आप। क्लियर ना, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, क्या कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, उसको लेके सारी बातें हो रही है। तो हम उसको क्या कह सकते हैं, एक प्रकार का इक्वेशन हम इसके ऊपर से लिख सकते हैं कि आपको अगर जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं वो कितनी एनर्जी लेके निकले हैं उसको अगर ढूंढना हो तो आप उससे ढूंढ सकते हो। क्लियर, हालांकि इसको लेके सम आते नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर इसका नॉर्मल जो इक्वेशन फॉर्म है वो भी शायद दिया है, तो आप वहाँ पे उसको लिख सकते हो। और अगर प्रॉपर लिखना चाहो तो मैं आपको लिखवा देता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। जैसे कि हम एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को लिखना चाहे तो हम उसको एच वी लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल, क्लियर ना। सो वी कैन से एच वी इज इक्वल टू एच वी जीरो मीन्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मैंने उसको उल्टा कर दिया है थोड़ा, बराबर, उल्टा थोड़ा हमने चेंज कर दिया है, प्लस 1/2 mv² प्लस 1/2 mv²। वाई वी कैन से 1/2 mv²। अब ये इक्वेशन मत देखिएगा, मैं आपको थोड़ा सा चेंज करके समझाता हूँ तो आपको थोड़ा मज़ा आएगा। देखिए, हमने एक चीज़ हमने सीखा कि भाई जितना भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ है, हमने बताया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की मदद से जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं, वो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी अगर मुझे ढूंढनी है तो मैं कह सकता हूँ भाई उसकी एनर्जी वो कुछ एनर्जी लेके निकलेंगे ना, तो वो काइनेटिक एनर्जी हो गई वन टाइप ऑफ, वी कैन से क्या कह सकते हैं हम उसको, वन टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जी। रेडी, सो हियर एच इज द प्लैंक कांस्टेंट, बट आप एच को लिखना चाहो तो लिख सकते हो, आपको ये फॉर्म में दिया है फिलहाल के लिए, आप एच को फिलहाल साइड में कर दीजिए। तो हम लिख सकते हैं भाई वी माइनस वी जीरो, इसको यहाँ पे ले लो तो क्या सकते हो, वी माइनस वी जीरो इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वी कैन से 1/2 mv² इज द एनर्जी ना, काइनेटिक एनर्जी। ओके, सो वी माइनस वी जीरो वो एक प्रकार क्या हुआ, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी माइनस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर ना, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी और माइनस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो ध्यान रखिएगा बच्चों, खास ये बहुत काम का है, बराबर। और इसमें भी आपको एक चीज़ खास ध्यान रखनी है, वेन एवर वी ग्रेटर देन वी जीरो, मैंने आपको पहले भी बताया, देन द इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी द नंबर ऑफ क्वांटम इंसिडेंट इंक्रीज, देयर बाय द इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड। क्लियर, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, देखो पीछे की साइड में लिखा हुआ है दैट नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इज, ये रहा देखिए, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ओके, ध्यान रखिएगा खास। तो ये इन शॉर्ट क्या है, एक प्रकार का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है उसके अंदर आप इतना ज़्यादा डिटेल में याद रखो काम का ही है, लेकिन अगर थोड़ा सा उसका बेसिक याद रखना है तो आप रख सकते हो कि किसी मेटल के ऊपर अगर मैं मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाला किसी भी प्रकार का रेडिएशन देता हूं तो वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर मैं रेडिएशन करता हूं किसी भी मेटल की सरफेस के ऊपर, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है। मेटल अपनी सरफेस के ऊपर से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है, और वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते ही जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं उस इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इस पूरे फिनोमेना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। क्लियर ना, और वो जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो कुछ ना कुछ एनर्जी, यानी कि कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी लेकर निकलते हैं। उसका फॉर्मूला देखो मैंने नीचे भी आपको डिराइव करवा दिया और लिखा भी है, दैट एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मीन्स 1/2 mv² इज इक्वल टू एब्जॉर्ब्ड, यानी कि जितनी एब्जॉर्ब हो चुकी है, हमने जो रेडिएशन उसके ऊपर स्ट्राइक करवाया था, जो फ्रीक्वेंसी से हम रेडिएशन करवाया था, जिसमें जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई उसमें से थ्रेशोल्ड जो थी वो निकाल दो, यानी आपको एनर्जी मिल जाएगी। मेरे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, कितनी इलेक्ट्रॉन से कितनी एनर्जी से मेरा इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, आपको वो पता चल जाएगा। ठीक है, सो वी कैन से दैट
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज टोटली डिपेंड्स ऑन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और वी कैन से फ्रीक्वेंसी नॉट एन इंटेंसिटी, क्लियर ना। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन के ऊपर डिपेंड नहीं रहता कि कितना फोटो इलेक्ट्रॉन निकला है, कितनी एनर्जी लेके निकलेगा, वो डिपेंड करेगा कि भाई मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्रीक्वेंसी से, कितनी फ्रीक्वेंसी से आया है, ना कि कितनी इंटेंसिटी से आया है। ओके, सो सेकंड थियोरी यहाँ पे हम खत्म करते हैं, देन आफ्टर हम आगे बढ़ते हैं हमारी मेन थियोरी की ओर, दैट प्लांक्स क्वांटम थियोरी। प्लांक्स क्वांटम थियोरी जो है वो बहुत काम की है बच्चों, क्योंकि प्लांक क्वांटम थियोरी जो है वो थियोरी के अंदर सबसे पहले हमने ब्लैक बॉडी पढ़ लिया। प्लांक की क्वांटम थियोरी में आपको एक इक्वेशन डिराइव करना है, और वो बहुत काम का है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा काम का है, आपको ध्यान रखना, क्योंकि उसके अंदर से सम्स आते हैं बहुत, ठीक है ना। सो सबसे पहले तो प्लांक क्वांटम थियोरी के अंदर प्लांक ने कहा क्या भाई, that when black body is heated it emit the thermal radiations of the different wavelength और frequency। जैसे हमने बताया ब्लैक बॉडी या किसी भी प्रकार की बॉडी, इवन ब्लैक बॉडी तो हर एक प्रकार के फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ को क्या कर सकती है, एमिट कर सकती है, एब्जॉर्ब कर सकती है, क्लियर ना, किसी भी प्रकार की फ्रीक्वेंसी को। तो यहाँ पे ब्लैक बॉडी के बारे में इंफॉर्मेशन है कि हम ब्लैक बॉडी को हीट करते हैं तो वो क्या करता है, रेडिएशन उसके ऊपर एमिट करता है, और किसी अलग अलग प्रकार की वेवलेंथ से। सो टू एक्सप्लेन दिस रेडिएशन, इस रेडिएशन को और ज़्यादा डिप में समझाने के लिए कौन, मैक्स प्लांक भाई आगे आए, उसने अपनी थियोरी दी जिसको प्लांक की क्वांटम थियोरी कहते हैं। अब क्वांटम थियोरी मतलब क्वांटम क्या होगा पहले तो वो समझना पड़ेगा। तो क्वांटम के बारे में थोड़ा आप इन्फॉर्मेशन लेते हैं, दैट द रेडिएशन एनर्जी विच इज़ एमिटेड और एब्जॉर्ब। देखो किसी भी प्रकार की ऐसी एनर्जी जो रेडिएशन के द्वारा फैली हुई है, मतलब आई हुई है, चाहे वो एब्जॉर्ब हुई है, चाहे वो एमिट हुई है बाय द ब्लैक बॉडी, इज नॉट कंटिन्यूस बट डिसकंटिन्यूस इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट, क्लियर ना। ऐसा कह सकते हैं कि भाई वो एनर्जी कंटिन्यूस चलती नहीं रहती, वो एनर्जी छोटी सी अमाउंट में रहती है और वो डिसकंटिन्यूस होती है, चलती नहीं रहेगी, कुछ टाइम के बाद बंद हो जाएगी, और वो एकदम छोटे से अमाउंट में होती है, फॉर्म में होती है, और दिस पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटम। देखिए हमने एक चीज़ पढ़ा, फिलहाल पढ़ा कि भाई जैसे किसी भी प्रकार की मेटल की सरफेस के ऊपर हमने मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कह देता हूँ अब तो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से मैंने क्या करवाया, रेडिएशन करवाया, तो इलेक्ट्रॉन वहाँ से रिमूव हुआ, रेडी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हुआ, जो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंश्योर्ट हुआ, यानी कि ब्लैक बॉडी के अंदर से जो भी क्या हुआ, जैसे कि कोई भी मेटल है, वो मेटल के ऊपर से सरफेस के ऊपर जो भी इलेक्ट्रॉन निकला वो कंटिन्यूस एनर्जी नहीं निकालेगा, यानी कि वो क्या थोड़े टाइम के लिए ही निकालेगा, लेकिन उस वक्त जो उस एनर्जी होगी उस इलेक्ट्रॉन की, जो स्मॉल टाइम के लिए होगी, बहुत ही कम टाइम के लिए होगी, बराबर, वो एनर्जी को हम क्या कहेंगे, एक प्रकार का क्वांटम, क्या कहेंगे, क्वांटम, ध्यान रखने का खास, ठीक है ना। सो इन केस ऑफ द लाइट द क्वांटम ऑफ थियरी इज कॉल्ड फोटोन। अगर हम लाइट के लिए बात कर रहे हैं तो लाइट को हम कहते हैं फोटोन, लाइट के लिए क्वांटम क्या कहा जाता है, फोटोन, रेडी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी लाइट के थ्रू अगर हमने करवाया है तो उसको हम क्या कहेंगे, क्या, एक प्रकार के फोटोन, ध्यान रखिएगा खास, फोटोन की डेफिनेशन भी, लाइट के लिए क्वांटम को फोटोन कहते हैं, रेडी। क्वांटम किसे कहते हैं, एकदम कम से कम एनर्जी जो थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन यानी कि जो भी ब्लैक बॉडी है इंश्योर्ट, उसके ऊपर से जो भी एनर्जी एमिट या रिलीज हुई है, रेडी, एब्जॉर्ब हुई है। नाउ द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं, वी कैन से, यहाँ पे देखो मैंने जगह रखी है, दैट लिख दीजिए, आप भी खास लिख दीजिएगा, ई मीन्स एनर्जी ऑफ क्वांटम, ई हम कह सकते हैं एनर्जी ऑफ क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, रेडी ना, एनर्जी ऑफ क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी मीन्स द फ्रीक्वेंसी। सो हियर वी पुट सम क्वांटम, सॉरी माफ कीजिए, कुछ हम अगर यहाँ पे कांस्टेंट लगाते हैं, देन ई इज इक्वल टू एच वी। एच क्या होता है मैंने अभी फिलहाल आपको एक बार बता दिया, दिस द प्लांक्स कांस्टेंट, क्या कह सकते हैं उसको, प्लांक्स कांस्टेंट, क्लियर, ध्यान रखिएगा खास, मिस्टेक ना हो, दिस इज द प्लांक कांस्टेंट 6.626 10⁻27, ओके। सो दिस इज द प्लांक्स कांस्टेंट, और प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू आपको याद ही रख लेनी है, और जब आएगा सम तब मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन फिलहाल के लिए आप याद रख लीजिए कि हम एच को क्या कहेंगे, प्लांक कांस्टेंट, और हमारा फॉर्मूला रहेगा ई इज इक्वल टू एच वी। नाउ वी इज व्हाट, वी कैन से प्लांक कांस्टेंट की आपको अगर वैल्यू लिखनी हो या वी को इन शॉर्ट सब्जेक्ट बनाना हो तो h/v लिख सकते हो, मतलब आप इसमें से घुमा फिरा के इक्वेशन बना सकते हो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर। लेकिन v के लिए अगर हम बात करें, नॉर्मल सी मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे जैसे हमने लिखा E इज इक्वल टू एच वी, सो v के लिए तो हम क्या लिखते थे, v के लिए हम लिखते थे कि एच सी बाई लैम्बडा, मीन्स सी बाई लैम्बडा लिखते थे ना, v के लिए क्या लिखते थे, सी बाई लैम्बडा, क्योंकि v क्या था, v मेरी वैल्यू, माफ कीजिए, फ्रीक्वेंसी थी, फ्रीक्वेंसी मतलब स्पीड ऑफ लाइट विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ, क्लियर ना, मीन्स लैम्बडा, वो जो रेशियो था सी बाई लैम्बडा का, उसको हमने क्या कहा था, एक प्रकार का
फ्रीक्वेंसी कहा था, तो E इज इक्वल टू एच वी मीन्स एच सी बाई लैम्बडा लिख सकते हो। तो आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है और आपको E इज इक्वल टू एच सी बाई फॉर्मूला एच सी बाई लैम्बडा वाला भी फॉर्मूला याद रखना है, भूलना नहीं है। और साथ में अगर प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू लिखनी हो तो लिख दीजिए आप 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल। ओके, आप लिख सकते हो ये वैल्यू, क्लियर, खास ध्यान रखिएगा। 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल। ओके, ये हमारे प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू रहेगी। सो हियर वी कैन राइट E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्बडा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्ट आप ध्यान रखिए खास इस बात को, हमने ऐसा लिख दिया, यहाँ पे लिखता हूँ तो आपको दिखे E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्बडा। बट हमने ऊपर एक चीज़ बताई कि अगर हम लाइट की बात करते हैं तो वो फोटोन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? फोटोन कहा जाएगा। तो किसी भी प्रकार के क्वांटा के लिए पहले तो बात करते हैं, क्वांटम के लिए बात करते हैं, या आप क्वांटा भी कह सकते हो उसको। तो वो जो क्वांटम के लिए बात करते हैं, एक क्वांटम के लिए हम बात करते हैं कि दैट द वी कैन से दैट टोटल एनर्जी जो एमिट हुई है, जितनी भी प्रकार की मेरे पास एनर्जी है वो एमिट या तो एब्जॉर्ब हुई है किसी भी बॉडी के द्वारा, क्लियर। अगर जो मुझे लिखना हो दैट 1 फोटोन की वैल्यू, आप ऐसा कह सकते हो लाइट के लिए 1 फोटोन की वैल्यू या तो 1 क्वांटम की वैल्यू, आपको ऐसा पूछा जाता है, एक बार पूछा गया है, राइट द वैल्यू ऑफ 1 फोटोन। 1 फोटोन की वैल्यू क्या होगी? या तो 1 क्वांटा कह सकते हो, या तो 1 क्वांटम भी कह सकते हो। 1 क्वांटा और 1 क्वांटम वी कैन से, क्लियर। तो क्या होती है? तो यहाँ पे मैं आगे एक नॉर्मल सा अगर यहाँ पे एक फैक्टर लगा देता हूँ दैट E इज इक्वल टू n इंटू एच सी बाई लैम्बडा, वी कैन से n इंटू एच सी बाई लैम्बडा, जहाँ पे n मेरा क्या होगा भाई, n एक ऐसा है कि जो एक प्रकार का क्वांटा दिखा था भाई, एक क्वांटा, एक फोटोन की वैल्यू, क्लियर। वी कैन से E इज इक्वल टू एन एच सी बाई लैम्बडा, और वी कैन से एन एच वी भी कह सकते हो क्योंकि ये तो मेरा क्या है, V है। सो E इज इक्वल टू एन एच वी भी कह सकते हैं हम, इज इक्वल टू एन एच सी बाई लैम्बडा भी कह सकते हैं, ठीक है। सो ये ध्यान रखिएगा खास। और इस प्रकार की जो एनर्जी होती है ना, जिसको हम 1 फोटोन कहते हैं, उसको आप दूसरा अगर लिखना चाहो तो आप उसको लिख सकते हो क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। क्या कह सकते हो? क्वांटाइजेशन। भाई क्वांटाइजेशन क्या हुआ एक प्रकार का कि भाई यहाँ पे क्या हुआ, एक क्वांटा की वैल्यू डिराइव हुई, एक फोटोन की वैल्यू डिराइव हुई, तो आप उसको क्वांटाइजेशन भी कह सकते हो, ठीक है। सो प्लैंक थियरी के अंदर बच्चों ये सारी बातें ध्यान रखिएगा, खास मिस्टेक ना हो, ठीक है। बहुत काम की चीज़ें हैं, ओके। फॉर्मूला भी आपको याद रखने हैं और साथ में ही जो मैंने वैल्यू भी आपको लिखवाई हुई है वो भी आपको खास याद रखनी है, ओके। और इस चीज़ के साथ साथ एक और चीज़ अगर आपको लिखनी हो तो साथ में लिख दीजिए, क्योंकि वो भी एमसीक्यू के लिए काम में आ सकती है कि किसी भी प्रकार का क्वांटा, हमने एक क्वांटा की वैल्यू लिख दी तो 1 क्वांटम की जो वैल्यू होती है ना, उसको हम कभी डिवाइड या डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो फिक्स हो गई ना। क्योंकि एक क्वांटम के लिए हमने n एक प्रॉपर लिख दिया, n इक्वल टू 1 देन एच सी बाई लैम्बडा, क्योंकि h मेरा फिक्स्ड होगा, मेरे किसी भी प्रकार के रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी फिक्स होगी, उसकी वेवलेंथ फिक्स होगी, मतलब हम उसको डिवाइड या डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे नहीं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा खास, ओके। चलिए, सो दिस इज द प्लैंक कांस्टेंट थियरी, सॉरी क्वांटम थियरी। बहुत काम की चीज़ें थी। 3 थियरी बच्चों पढ़ी हमने। सबसे पहले तो हमने पढ़ा ब्लैक बॉडी रेडिएशन, देन आफ्टर हमने पढ़ा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देन आफ्टर हमने पढ़ा प्लैंक क्वांटम थियरी। थियरी के अंदर हमने प्लैंक क्वांटम थियरी में बहुत सारी चीज़ें लिख दी। अब वो टॉपिक पे आते हैं जहाँ पे आपका डाउट था। आज का जो एक्चुअली हमारे सेशन के टॉपिक थे वो हमने ख़त्म किए, लेकिन जो डाउट वाले टॉपिक है वो ज़रा देख लीजिए। इसलिए मैंने आपको एक पीडीएफ भी सप्लाई किया हुआ था। वो पीडीएफ के अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो काम की थी, इसलिए आपको वो लिखने भी दिया था। बहुत चीज़ें अच्छी तरीके से पढ़िएगा, आपको सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, जो मैंने आगे इवन पढ़ाया भी हुआ है। फिर भी बच्चों के डाउट थे कि सर स्पेक्ट्रम के बारे में अभी भी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं हुई है, हमें क्लियर नहीं हुआ है स्पेक्ट्रम क्या है। तो मैंने स्पेक्ट्रम को लेके थोड़ी स्लाइड बनाई हुई है। आप इतना याद रखोगे तो भी आपको सारा क्लियर हो जाएगा। कैसे? देखिए, सबसे पहले तो व्हाट इज स्पेक्ट्रम। रिपीट कर रहा हूँ, ये टॉपिक अगले लेक्चर में आ गया है एक बार, फिर भी लेट व्हाट इज स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम कहते किसे है भाई? स्पेक्ट्रम एक प्रकार की वेवलेंथ का ग्रुप है, दैट ग्रुप ऑफ द बैंड और वेवलेंथ और कलर्स एंड स्टडी ऑफ एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा नोन एज द स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, एक अलग से मैंने उसकी थीसिस बना दी है पूरी। स्पेक्ट्रम मतलब क्या? किसी भी प्रकार की वेवलेंथ का हम ग्रुप कह सकते हो। एक बहुत सारे वेव आ सकते हैं, उसका ग्रुप, वो क्या कहा जाता है? एक प्रकार का स्पेक्ट्रम। रेडी? स्पेक्ट्रम जनरली 2 टाइप में डिवाइड कर देते हैं हम उसको। आगे जो मैंने करवाया था वो भी काम का ही है, आप वैसे याद रखो तो भी दो की दोनों एक ही चीज़ है, और अभी याद रखो तो भी दोनों आपको समझ में आ जाएगा। एक है एमिशन और एक है एब्जॉर्प्शन। एमिशन स्पेक्ट्रा क्या है? एमिशन मतलब क्या? एमिशन मतलब कि भाई देखो, नॉर्मल मतलब से अगर हम समझते हैं तो एमिशन मतलब बाहर निकलना, और एब्जॉर्ब मतलब अंदर जाना। मतलब कि किसी भी बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार की स्पेक्ट्रम का हमने भाई वेवलेंथ का ग्रुप,
तो एमिशन स्पेक्ट्रम मतलब क्या कि बाहर निकलते हुए वेवलेंथ और अंदर आती हुई वेवलेंथ, कैसा कह सकते हो ना, उसका ग्रुप कह सकते हो एक प्रकार का, बराबर। तो एमिशन स्पेक्ट्रा क्या है और एब्जॉर्प्शन क्या है, दोनों अलग अलग मैंने बताए हुए हैं आपको, पहले देख लेते हैं। एमिशन स्पेक्ट्रम मीन्स व्हाट? दैट एमिशन स्पेक्ट्रम व्हेन रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम द सोर्स are incident on the prism and are separated into different wavelengths and obtained on a photographic plate. We can say that is the emission spectrum. रेडी ना, उसको हम एमिशन स्पेक्ट्रम कह सकते हैं। लाइक आप 10th में भी पढ़े थे ये चीज़, 7 कलर जो विबग्योर बनता है प्रिज्म के अंदर से, वो एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का स्पेक्ट्रम है। ओके, एमिशन स्पेक्ट्रम है। एमिशन स्पेक्ट्रम का बेस्ट एग्जांपल आप लाइन स्पेक्ट्रा लिख सकते हो। नीचे जो 2 मैंने टाइप लिखे हैं उसके, कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस, उसमें डिसकंटिन्यूस को क्या कहते हैं? लाइन स्पेक्ट्रा मीन्स एक साथ में बहुत सारे कलर एकदम लाइन में दिखना, नॉर्मल लैंग्वेज में कहो तो, बराबर। सो एमिशन स्पेक्ट्रम व्हेन रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम द सोर्स आर इंसिडेंट ऑन द प्रिज्म के ऊपर हम किसी भी प्रकार के रेडिएशन को किसी भी प्रकार के सोर्स से अगर स्ट्राइक करवाते तो क्या होता है, वो अलग अलग कलर्स में सेपरेट हो जाता है, उसको कहते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। उसके 2 पार्ट, एक कंटिन्यूस और एक डिसकंटिन्यूस। कंटिन्यूस मतलब क्या? देयर इज नो गैप बिटवीन द वेरियस वेवलेंथ, किसी भी प्रकार की वेवलेंथ के बीच में गैप होना ही नहीं चाहिए। वन वेवलेंथ मर्ज इनटू अनदर, एक वेवलेंथ दूसरे में क्या हो जाएगी? मर्ज हो जाएगी, वो क्या कहा जाएगा? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। ओके, नाउ लाइन स्पेक्ट्रम किसे कहेंगे? दैट इज ऑल्सो नोन एज लाइन स्पेक्ट्रम। मीन्स द डिसकंटिन्यूस किसे कहेंगे? इन दिस सर्टेन वेवलेंथ गो मिसिंग फ्रॉम द ग्रुप and that leave dark spaces in between, giving discontinuity to the spectrum is known as fingerprint of, also हम उसको ऐसे दूसरा फिंगरप्रिंट ऑफ एलिमेंट या डिसकंटिन्यूस यानी कि लाइन, यानी कि बीच में मैं आपको फिगर के अंदर समझा देता हूँ। देखो ये एक फिगर में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक देखो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम वो एमिशन के ही टाइप है, और नीचे एक एब्जॉर्प्शन है। देखो पहले तीनों समझ लेते हैं, पहले एब्जॉर्प्शन समझा देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाए। पहले तो ये समझ में आ गया कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस क्या होता है। कंटिन्यूस मतलब क्या? ग्रुप के अंदर वेवलेंथ का मर्ज हो जाना। और डिसकंटिन्यूस मतलब क्या? एक जगह पे स्पेशल क्या लाइन स्पेक्ट्रा, एक प्रकार की लाइन को वो क्या कर देता है, वहाँ पे लीव कर देता है डार्क प्लेस के ऊपर। ओके, वो डिसकंटिन्यूस हो गया एक प्रकार का, जहाँ जो यहाँ पे एमिशन लिखा हुआ है वो। देन एब्जॉर्प्शन व्हेन लाइट फ्रॉम एनी सोर्स is first passed through the solution of the chemical substance and then analyzed. It is observed that there are some dark line in otherwise continuous spectra. Bohr studied the atomic spectra of hydrogen and based on the proposed is the model. बोहर ने अपना जो मॉडल दिया था, मैंने आपको बताया था कि बोहर मॉडल जब हम पढ़ेंगे तब हमें स्पेक्ट्रम के बारे में डिटेल में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हमें लाइन स्पेक्ट्रा पढ़ना है, डिफरेंट टाइप की सीरीज़ जो मैंने बताया था, लाइमन सीरीज़, बामर सीरीज़, पास्चन सीरीज़, ब्रैकेट सीरीज़, फंड सीरीज़, सब के बारे में पढ़ना है, तो वो भी आपको खास पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो मेन पार्ट आप ध्यान रखिएगा, कंटिन्यूस एमिशन है, देन डिसकंटिन्यूस एमिशन है, देन आफ्टर आप उसको कह सकते हो एब्जॉर्प्शन है। क्लियर? तो ये तीन पार्ट के अंदर मैंने देखो नीचे लाइन बताई हुई है। कंटिन्यूस मतलब क्या? जहाँ पे कुछ ना हो, एक दूसरे के अंदर लाइन मर्ज हो गई, मतलब कि दिखेगा ही नहीं सब। अब एमिशन स्पेक्ट्रम जो दूसरा मैंने लिखा है वो एक प्रकार का आप कह सकते हो लाइन स्पेक्ट्रा है, यानी कि डिसकंटिन्यूस है। वहाँ पे क्या होता है, बीच बीच में आपको क्या मिलता है, एक प्रकार का क्या डार्केस्ट शेडो मिलता है। देखो जिसने लिखा है, इट इज ऑल्सो नोन एज द लाइन स्पेक्ट्रा और इन दिस सर्टेन वेवलेंथ गो मिसिंग फ्रॉम द ग्रुप एंड टेक दैट लीव डार्क स्पेसिस इन बिटवीन द गिविंग spectrum. Clear? And absorption means what? When light from any source is first passed through the solution of that chemical substance, एक प्रकार का आप कह सकते हो जिसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, सारी चीज़ जो काम की है वो एब्जॉर्ब हो जाए, वैसा हम कह सकते हो। इट इज ऑब्जर्व दैट देर आर सम डार्क लाइन इन द अदरवाइज कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। देखो ये जो है उसके अंदर ये जो आपको डार्क लाइन दिख रही है, ये जो है वो डार्क लाइन। ओके, तो वो क्या कह सकती है, एक प्रकार का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ओके, तो आप नॉर्मल इतना याद रखो तो भी बहुत है बच्चों कि हम जनरली जो हमारा स्पेक्ट्रम होता है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर